हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा। जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 4। तो बिना किसी देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलो रिवीजन से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, बोर्स मॉडल के बारे में देखा था। बोर मॉडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो हम लोगों ने पढ़ा बोर के मॉडल के बारे में, तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। लेकिन हम लोगों ने बोर के मॉडल के साथ थोड़ा जो एप्लीकेशन पार्ट था वो हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और वो एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों ने थोड़ा पीछे का बात किया। ठीक है, पीछे का राज याद है? अगर याद नहीं है या फिर नहीं देखा हो लेक्चर, तो इस लेक्चर को अभी पॉज करो और लेक्चर नंबर 3 देखो, क्योंकि पीछे का राज जो था, पीछे का राज क्या क्या था? पीछे का राज था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था। फिर क्या था? एक था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था। फिर था डुअल नेचर। डुअल नेचर किसका था? डुअल नेचर ऑफ लाइट का था। डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अगर तुम्हें याद होगा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट में मैंने क्या बोला था कि डुअल नेचर ऑफ लाइट को मैं फिर से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब आज के दिन हम लोग फिर से थोड़ा डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट नहीं मतलब डुअल नेचर के बारे में थोड़ा आज भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे थोड़ा सा डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, थोड़ा एक्सटेंशन। फिर हम लोगों ने वो स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स का होता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो वाला देखा। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बोर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एप्लीकेशन में हम ये तो हम लोगों ने, ये हम लोगों का पॉइंट हो गया। अभी एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी में क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। मतलब टोटल एनर्जी के बारे में जब हम लोगों ने बात किया तब ये दोनों पढ़ा था। फिर क्या था? रेडियस हम लोगों ने पढ़ा था। फिर क्या था? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में ही कर लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने बोर्स थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तब थोड़ा उसके पीछे का राज भी हम लोग जान लेंगे। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में जानेंगे। फिर जो जो बाकी है अभी हम लोग करेंगे। शायद इसी लेक्चर में तुम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, चलो अभी बिना किसी देरी किए चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट हम लोगों का लेक्चर में। अभी तो ये रिवीजन के बाद हो गया। अगर तुम लोगों को ये याद नहीं है तो अगर तुम लोगों ने अपना कॉपी में नोट्स बना लिया हो तो एक बार थोड़ा सा नोट्स को अभी रिवाइज कर लो, ये वीडियो को पॉज कर ले। और अगर तुम लोगों ने लेक्चर देखा ही नहीं, लेक्चर नंबर 3, तो अभी इसको पॉज करो, लेक्चर नंबर 3 जाके देख के आओ। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना उसमें, और फिर ये लेक्चर नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सभी इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा तो सभी इंटरकनेक्टेड होगा। अभी चलो हम आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मैंने क्या बताया था अभी? डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में लास्ट लेक्चर में हुआ था। अभी फिर से हम लोग डुअल नेचर थोड़ा सा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। ये क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये डुअल नेचर ऑफ लाइट नहीं है, ये है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो क्या हुआ था, डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट था। अभी ये जो लेक्चर होगा ना, ये थोड़ा सा तुम्हारा इमेजिनेशन बेसिस पे होगा, ये जो डुअल नेचर होगा या जो भी हम लोग क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है, जो उसका मतलब थ्योरी पार्ट है ना, वो अभी के लिए तुम लोगों के लेवल के लिए थोड़ा इमेजिनेटिव होगा। जब तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे, अगर तुम लोग केमिस्ट्री को लेके परस्यू करते हो, तब तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, या फिर तुम अगर फिजिक्स में जाते हो तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जब तुम्हें पता चलेगा तब उसका डिराइवेशंस वगैरह तुम लोग करोगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इमेजिनेशन में ही तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था कि जैसे कि लाइट का भी डुअल नेचर होता है। लाइट का कैसा होता है? लाइट का वेव एंड, चलो मैं एक पेज ले लेता हूँ। लाइट का क्या होता है? लाइट का बोथ होता है। क्या? एक होता है वेव, जब वो ट्रैवल कर रहा हो। वेव कब होता है? जब वो ट्रैवल कर रहा हो। और एक क्या नेचर होता है उसका? और एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर।
और ये कब होता है, जब वो किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो। अगर वो किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा तो उसका पार्टिकल नेचर होगा, वरना ये जब ट्रेवल कर रहा होगा उसका वेव नेचर होगा। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे कि लाइट का भी डुअल नेचर है, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका भी लाइट की तरह ही प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। मतलब ये जो हम लोगों ने बात किया लाइट के बारे में, ऐसा ही ये मैटर जो होगा उनका भी होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे मैटर हम लोगों ने किसको बोला है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होता है उनके बारे में बात किया था। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब भी क्या होगा, वेव की तरह बिहेव करेगा एंड ऑल्सो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। यही डी ब्रोगली ने बताया था। और डी ब्रोगली ने ये जो कोरिलेशन था उसके बारे में एक उन्होंने इक्वेशन भी दिया। ठीक है, डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया। क्या दिया, डी ब्रोगली गेव ए रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी न्यू या फिर वी, जो भी बोलो, इनके इनको लेकर एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, 1/p, जहां पे p है मोमेंटम, where where p is the momentum of electron, momentum of electron। यहाँ पे p के जगह पे तुम mv भी लिख सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी, ये भी मोमेंटम का ही फॉर्मूला है। या फिर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/mv भी लिख सकते हो। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी को उठाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, मतलब डी ब्रोगली ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, h/mv या फिर h/p, जो भी हो, जहाँ पे h क्या था, h हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वो क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। और उसका वैल्यू कितना था, अगर वैल्यू याद नहीं तो पिछला लेक्चर देखो और कमेंट सेक्शन में डालो कितना वैल्यू था प्लैंक्स कांस्टेंट का। 6.626 इंटू 10⁻, कितना था, ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, अभी ये डुअल नेचर ऑफ मैटर का यही जो है, ये हो गया उसका जो फॉर्मूला था। ठीक है, इसको तुम लोग बॉक्स के अंदर रख सकते हो, इसको एक बॉक्स बना के रख सकते हो। को मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर का, डुअल नेचर ऑफ मैटर का इक्वेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और ये जो टॉपिक जो है ना, ये जैसे कि मैंने बोला था थोड़ा इमेजिनेटिव है, और उसको समझने के लिए तुम्हें हायर क्लासेस तक पढ़ना पड़ेगा इसको लेके। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा और तुम्हें वो फॉर्मूला वगैरह याद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डिराइवेशन। ये जो डी ब्रोगली ने जो रिलेशन दिया था वो कहाँ से डिराइव होता है। तो ऐसा क्या होता है, तुम लोगों ने आइंस्टाइन का रिलेशन पढ़ा था, आइंस्टाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी याद है, आइंस्टाइन का E = mc², ये पता है, E = mc², बहुत ही फेमस एक इक्वेशन है। अगर नहीं भी पता हो तो जान लो, ये दिया था आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, E = mc², जहां पे m था मास एंड c था स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और ई तो तुमको पता ही है, ई क्या था, एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, अभी मास क्या था, मास यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिकली हम लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करना होगा तो यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई हो गया जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी तो स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्या था, इसका क्या था, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था। और प्लांक ने भी एक इक्वेशन दिया। प्लांक ने क्या इक्वेशन दिया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, प्लांक ने इक्वेशन दिया E = h/ν, याद है, E = hv, hν जो भी बोलो, hν ही होता है, hv भी बोलते हैं, hν बोल सकते हो। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, h × c/λ, क्योंकि सिंस v = c/λ होता है। अगर इसको याद, मतलब तुम्हें पता नहीं है, अभी पता कर लो, याद कर लो कि न्यू = c/λ होता है या फिर v = c/λ होता है। अभी इन दोनों में अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1,
और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, तो इसको कंबाइन करके क्या आ जाएगा, कंबाइन करके क्या आ जाएगा, ई ई बोथ साइड कॉमन है, मतलब ये और ये कॉमन हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर किसके साथ बराबर हो जाएगा, एच न्यू के साथ, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एच इंटू सी बाई लैम्डा के साथ, ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही एनर्जी का ही रिलेशन है। तो दोनों साइड एनर्जी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं या फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। एच न्यू मतलब एच इंटू सी बाई लैम्डा, इसको हम लिख सकते हैं। अभी रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सी, यहाँ से एक सी कट जाएगा, ठीक है। एम सी स्क्वायर से एक सी कट जाएगा और यहाँ से एक सी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अभी लैम्डा, इसको हम लोग अगर रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी आ जाएगा। एच बाई एम सी, एच बाई एम सी, सी मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट में नहीं जा रहा होगा, मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, तो सी के बदले हम लोग वी पुट कर सकते हैं, ठीक है। वी मतलब यहाँ पे वेर वी इक्वल टू वेलोसिटी हम लोगों ने पुट किया, ठीक है। वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी हो, तो एम वी मतलब मोमेंटम, एच बाई पी, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। यही हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बॉक्स में लिखा था, बॉक्स में मैंने लिखा था, देख सकते हो यहाँ पे, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी बाई एच बाई पी, एच बाई एम वी। यहाँ पे भी लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी या फिर एच बाई पी। अगर मोमेंटम डायरेक्टली दिया हुआ होता है तो तुम लोग पी का इस्तेमाल करोगे, अगर डायरेक्टली नहीं दिया होता है तो एम वी का इस्तेमाल करोगे, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसा। और न्यूमेरिकल्स तो मैं बाद में तुम लोगों को करा ही दूंगा लेक्चर के बाद। चैप्टर 1 का भी न्यूमेरिकल्स आएगा और चैप्टर 2 का भी न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, तुम लोगों को मिल जाएगा, इसका कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो एज इक्वल टू एम वी, यह होता है डिराइवेशन, ठीक है। ये हो गया डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का डिराइवेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अभी क्या आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने वो हेडिंग डाल दिया, डेफिनेशन भी डाल दिया, लेकिन डेफिनेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इमेजिन करेंगे फिर से, ठीक है। बोर के थ्योरी में क्या बताया था, बोर के थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मतलब एक मटेरियल के तरीके से, एक मैटर के तरीके से उन्होंने ये अपना एटॉमिक थ्योरी में, एटॉमिक मॉडल में अपना मतलब ये जो पोस्टुलेट्स था ऐसे पेश किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मटेरियल होता है, वो एक सॉलिड चीज होता है। अब एक सॉलिड चीज और एक फिक्स्ड पाथ में ही वो घूमता है, वो भी उन्होंने बताया था बोर के थ्योरी में। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले वाला लेक्चर चेक करो, या फिर पिछले वाला नोट्स, अगर तुमने लेक्चर से नोट्स भी बना लिया तो वो नोट्स चेक करके आओ, वरना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये इंटरकनेक्टेड है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये जब बोर्ड ने बोला कि वो एक सॉलिड पार्टिकल है और ये एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, तब उसका पोजीशन और उसका जो मोमेंटम होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा, वो डिटरमाइन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन फिर हमको बाद में क्या पता चलता है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया, डी ब्रॉगली ने बताया कि ये जो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि मैटर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। अब अगर वेव नेचर का होगा, अगर वो वेव नेचर का होगा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, अगर वो सच में वेव नेचर का होगा, तो उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन होगा या फिर एग्जैक्ट मोमेंटम या फिर वेलोसिटी जो भी बोल रहे हो, वो एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। और इसी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने दिया था, वर्नर हाइजेनबर्ग उनका नाम था। उनका नाम क्या था, गिवन बाय, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग, अगर तुम्हें जानना हो। वर्नर हाइजेनबर्ग, अब ये थे जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। ये थे जर्मन साइंटिस्ट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, मैम लिख दिया, देखो, जर्मैन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था 1927 में, ठीक है। 1927 में ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे जाता है, मतलब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा ना, ये ऐसा होगा। मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली में नहीं पता कि
मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ और वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, देखोगे अभी क्यों मैंने ऐसा बोला। तो मतलब वेलोसिटी या फिर पोजीशन हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। अगर पोजीशन मेजर करने जाए तो मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, और अगर मोमेंटम मेजर करने जाए तो पोजीशन मेजर नहीं कर सकते। और उसका जो अनसर्टेनिटी का सिम मतलब क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी का जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो है डेल एक्स इंटू, डॉट मैंने दिया है यहाँ पे, ये इंटू है, इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये इन्होंने रिलेशन दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ पे डेल पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डेल वी भी लिख सकते हैं, एम डेल वी भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। क्यों मैंने एम डेल वी लिखा, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी, याद है। अगर मैंने डेल पी के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब डेल एम वी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर डेल डेल बोथ साइड लिया, अभी एम तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। तो मास तो चेंज नहीं होगा, क्या चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, इसलिए हम लोग एम डेल वी लिखते हैं, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है। या फिर तुम लोग इसको और भी अगर मतलब इसको सॉल्व करोगे तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशंस। ये तीनों ही इक्वेशंस काम में आते हैं, तीनों ही इक्वेशंस काम में क्यों आते हैं पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तीनों ही इक्वेशन से बनता है, तीनों ही इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स बनता है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये भी एक हो गया। ठीक है, तीनों ही इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स बनता है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो एच बाई 4 पाई का वैल्यू है ना, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एच बाई 4 पाई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट तुम लोग पकड़ सकते हो, वो है 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, एच बाई 4 पाई का वैल्यू 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, याद है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है, इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना नोट में, इसको मैं नोट लिख के लिखता हूँ, नोट नंबर 1, व्हेन डेल एक्स जीरो हो जाएगा, अगर डेल एक्स जीरो हो जाता है तो डेल वी कितना हो जाएगा, डेल वी विल अप्रोच इन्फिनिटी, मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, व्हेन डेल वी इज इक्वल टू जीरो डेल एक्स विल बिकम इन्फिनिट। मतलब अगर हम लोगों को पोजीशन, सपोज पोजीशन मान लेते हैं कि डेल एक्स बहुत ही, मतलब डेल एक्स इक्वल टू जीरो मतलब डिफरेंस इन पोजीशन, डेल मतलब क्या है, मतलब डिफरेंस होगा ना, जो एक्चुअल पोजीशन है और हम लोगों ने जो परसीव किया उस पोजीशन का जो डिफरेंस होगा, वो अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा या फिर जीरो में पहुंच जाएगा, मतलब हम लोग बहुत एक्यूरेटली अगर पोजीशन को मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में, अगर ये एक न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, और हमको पता है कि इसका इस मोमेंट पे इस पोजीशन यही है, एकदम एक्यूरेटली पता है, डेल एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कोई एरर नहीं है, यही होगा इसका पोजीशन, डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तब उसका जो वेलोसिटी होगा, हम लोग क्योंकि एक साथ तो दो कैलकुलेट नहीं कर पाते, अगर हम लोग ने पोजीशन इतना एक्यूरेटली मतलब कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो डेल वी हो जाएगा ना, वो बहुत लार्ज हो जाएगा, बहुत लार्ज, एंड वाइस वर्सा। यही बात किया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, कि हम लोग साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। अभी ये जो डुअल नेचर आ गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर आ गया, ठीक है, कि वेव नेचर का होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लग गया। अभी इसमें क्या हो गया ना, कि बोर का जो मॉडल था, वो जो ड्रॉबैक्स था, ये प्रूव हो गया कि वो ड्रॉबैक्स वाला है, मतलब बोर का मॉडल एक्चुअली पूरा एक्यूरेट नहीं है। तो वो क्या डिमांड किया, तब लोग हमको एक डिमांड आया कि हमें एक और एक्यूरेट मॉडल चाहिए। तब वो क्या मॉडल आया, तब आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा। मतलब ये वेव इक्वेशन क्या होता है, मतलब
अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बात किया कि डी ब्रोगली ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भी होता है और वेव्स भी होता है। अभी पार्टिकल नेचर तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, बोर का जो एप्लीकेशन था, रेडियस था, एनर्जी था, जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस वगैरह और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब तो पार्टिकल नेचर में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो वेव का जो नेचर था, जो वेव नेचर वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन, किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया। अब उसके बारे में मतलब डी ब्रोगली ने सिर्फ यही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितना भी होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अभी इस बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा बताया हम लोगों ने, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स दिया था श्रोडिंगर ने। ठीक है, अभी श्रोडिंगर ने जो डिटेल्स दिया था वो थोड़ा श्रोडिंगर के एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम लोग अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग के कोर्स के लिए ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, ये तुम्हें जब तुम हायर क्लासेस में अगर केमिस्ट्री को लेके पढ़ोगे या फिर फिजिक्स को लेके पढ़ोगे, तब तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा क्वांटम केमिस्ट्री या फिर क्वांटम फिजिक्स। तब तुम्हें जाके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, उसका डिराइवेशन वगैरह, उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अभी के लिए हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ यही जानना होगा कि श्रोडिंगर ने क्या दिया था। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था टू समराइज द वेव मोशन। जो वेव मोशन होगा ना एक पार्टिकल का, इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के आसपास अगर ये उसका अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका जो वेव नेचर होगा ना, जो एक्स वाई जेड एक्सिस में उसका जो वेव नेचर होगा, उसके बारे में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दे के उसको हम लोगों को समझाया था, एक इक्वेशन दे के समराइज किया था। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन मैं अभी लिखने वाला हूँ। वो इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर m। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट 8 स्क्वायर, e माइनस वी जाई इक्वल टू 0। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बनाया भैया ने, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अभी तुम्हारे दिमाग के ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि इसका जो डिराइवेशन है ना, ये बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी के लिए तो चाहिए ही नहीं। अभी के लिए ये टॉपिक ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो वो डेफिनेशन या मैक्स टू मैक्स ये जो तुम्हारा इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि कौन सा क्या है। साई साई वो क्या है? ये होता है साई, ठीक है। साई, PSI, एस को ऐसे डिनोट करते हैं। उसका उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। एक्स वाई जेड तो तुम्हें पता है, थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी और क्या, E इज इक्वल टू एच तो पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई पता है, M पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है। E हो जाएगा टोटल एनर्जी और V हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। को PE लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, PE पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। E इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ही ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ही हम लोगों को डिमांड है, क्योंकि हम लोगों को उसका वेव मोशन जानना है। वेव मोशन मतलब वो मोशन में है ऑलरेडी। मोशन में अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकलेगा? टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। एज हो जाएगा उसका प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी ये जो वेव फंक्शन है, वेव इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर ने दिया था और तुम्हें एग्जाम के लिए सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ना है और मैक्स टू मैक्स इसका इक्वेशन तुम्हें पढ़ना है। मतलब 2-3 बार लिखोगे तो तुम्हें बाय हार्ट हो जाएगा, वही चाहिए। अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। चलो, अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है यहाँ पे ख़त्म। मतलब हमारे पढ़ाई के लिए एक्चुअल में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे पढ़ाई के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे तो ये पता चल गया कि वेव मोशन होगा। अब वेव मोशन जब होगा, तब एक हम लोगों को एक नया एटॉमिक मॉडल चाहिए। बोर का मॉडल काफी हद तक सही था,
सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा बिल्डअप करके हम लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मिल गया। ठीक है। अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है, क्वांटम नंबर्स का एक फंडा रहता है। यहाँ पे तुम लोग देखोगे क्वांटम नंबर्स का एक फंडा रहता है, क्योंकि पूरा जो झोल था ना, पूरा जो ड्रॉबैक था, वो था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम में, बोर ने उसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, बोर्ड ने उसके मोशन के बारे में नहीं बताया, उसके पोजीशन के बारे में नहीं बताया, इसलिए पूरा झोल हो गया कि उसका पोजीशन क्या है, उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा ना, ये क्या बताएगा, वो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, द पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो अभी ये जो फंडा है वो क्या बोलता है, एटम कंसिस्ट ऑफ शेल्स। पहले तो याद रखना ये तो शेल्स है, वो तो बोर्ड ने भी बताया था, फिर एक फिक्स्ड पाथ के बारे में रदरफोर्ड ने भी काफी हद तक बताया था। तो क्या बोला, एटम कंसिस्ट ऑफ शेल। अब हमको पता चला कि एटम में सिर्फ शेल नहीं होता, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल होता है। और वो सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। मतलब समझ रहे हो, सपोज ये एक एटम का शेल है, ये एक एटम का शेल है, इसके अंदर भी ना ऐसे बहुत सारा सब शेल्स रहेगा, जिसको मिला के एक शेल होता है। और इस इन सब शेल्स में भी एक एक सब शेल में ऐसा ऐसा रूम्स जैसा कुछ रहेगा, ऑर्बिटल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया एटम का फंडा, मतलब एटम का इलेक्ट्रॉन का फंडा। अब ये जो एटम का इलेक्ट्रॉन है ना, इसको समझने के लिए हम लोगों को इसका पोजीशन को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा कुछ कुछ, मतलब चार क्वांटम नंबर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। एक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डोनेट करते हैं एन से, प्रिंसिपल को, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन को एस से। ठीक है। अभी थोड़ा सा इमेजिन, मैंने जो बताया था ना, ये पार्ट थोड़ा इमेजिनेटिव होगा, तो इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें तुम्हारा, अभी तुम जो बैठे हो अपने रूम में बैठे हो, या फिर अपने क्लास में बैठे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो या फिर खड़े हुए हो, तुम्हें अगर अपना एग्जैक्ट लोकेशन किसी को डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है। अगर सोच लो, मैं मान लेता हूँ कि तुम अपने रूम में बैठे हो, अपने स्टडी टेबल में बैठे हो। ठीक है। अगर तुम्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें बताना होगा, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि तुम कौन से कंट्री में रहते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो। ठीक है। कौन से सिटी के कौन से, सपोज कौन से रोड पे रहते हो, कौन से चौराहे पे रहते हो, या फिर वार्ड, जो भी बोल लो, कौन से वार्ड में रहते हो। ठीक है। अभी वार्ड में कौन सा नंबर बिल्डिंग है, कौन सा नंबर बिल्डिंग का कौन सा नंबर फ्लोर है, कौन से नंबर फ्लोर का कितना नंबर रूम है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बोलने के लिए तुम्हें पहले तो अपना रूम के बारे में बोलना पड़ेगा। सपोज ये बन गया तुम्हारा रूम, फिर ये बन गया तुम्हारा बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग का फ्लोर, बिल्डिंग फ्लोर बोल दो, ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग का फ्लोर। फिर ये हो गया बिल्डिंग का नंबर, फिर ये हो गया तुम्हारा शहर, सिटी। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग सिटी तक तो पहुंच जाएंगे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक पता चल गया, मतलब हम लोग सिटी तक पहुंच गए। उसके बारे में और भी थोड़ा बात करूंगा अभी मैं। तो मतलब इतना समझ लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया तो एक बड़े शहर में तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन उसका अगर हम लोग को फिर से बिल्डिंग नंबर जानना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग का फ्लोर जानना पड़ेगा, फिर कौन से रूम में है वो जानना पड़ेगा। इसके जानने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के प्रिसाइज लोकेशन, प्रिसाइज पोजीशन को जानने के लिए हम लोगों को चार क्वांटम नंबर की जरूरत होगी। एक प्रिंसिपल, एक एजीमुथल, एक मैग्नेटिक और एक स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिकेट्स द शेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ठीक है। और सबशेल नहीं, सबशेल नहीं चाहिए। इंडिकेट्स द शेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ठीक है। एनर्जी लेवल और ऑर्बिट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एंड कैन हैव वैल्यूज 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 मतलब अगर वैल्यू 1 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, के शेल में है। ये तुम लोगों ने क्लास 9 में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, क्लास 9 या फिर 10 में। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा। क्या होगा अगर 2 सेकेंड है, मतलब एन का वैल्यू हो गया 2, तो एल सब शेल, और सब शेल नहीं, एल शेल। फिर थर्ड हो गया तो, थर्ड हो गया तो मतलब 3 अगर वैल्यू आ जाएगा, थर्ड शेल मतलब एम शेल। ठीक है। के एल एम एन ओ ऐसे करके चला जाएगा, पी क्यू, यहाँ पे वैल्यू बढ़ता जाएगा 4, फिर बन जाएगा 5, फिर बन जाएगा 6, फिर बन जाएगा 7।
अभी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, एल शेल मतलब सेकेंड शेल में होगा, एल शेल मतलब सेकेंड शेल, मतलब न्यूक्लियस के पास जो शेल रहेगा, न्यूक्लियस के एकदम नियरेस्ट जो शेल रहेगा वो होगा फर्स्ट शेल या फिर के शेल। फिर उसके उसके बाहर जो शेल रहेगा, उसके बाहर जो शेल रहेगा उसका नाम हो गया सेकेंड शेल या फिर एल शेल। फिर उसके बाहर का एम शेल, ठीक है, फिर उसके बाहर का एम शेल, फिर उसके भी बाहर का हो गया एन शेल। ऐसे करके शेल नंबर इंक्रीज होगा तो उनका नंबर का डिनोशन भी इंक्रीज होगा, के एल एम एन ओ ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हमें सिटी के बारे में पता चल गया, हम लोगों को शहर तो पता चल गया। अभी हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब बिल्डिंग का नंबर, बिल्डिंग का नंबर पता करना पड़ेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, इंडिकेट्स द सबशेल। ठीक है, वहां पे मैंने गलती से यहाँ पे सबशेल भी इंक्लूड कर दिया था, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने सबशेल इंक्लूड कर दिया था, सबशेल मत लिखो। ये डिनोट करता है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, सबशेल को। एक शेल में बहुत सारा सबशेल रह सकता है, जैसे कि तुम्हारे शहर में बहुत सारा बिल्डिंग रह सकता है, बहुत सारा बिल्डिंग का नंबर भी रह सकता है, 1 से लेके सपोज मान लो कि 1000 तक बिल्डिंग का नंबर है। ये तो मैंने छोटा बोला, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि 1 से लेके 1000 तक तुम्हारा बिल्डिंग का नंबर्स होता है, तो बहुत सारा बिल्डिंग्स होता है एक शहर में। तो वैसे ही एक शेल में बहुत सारा सबशेल रह सकता है, एक भी रह सकता है, बहुत सारा सबशेल भी रह सकता है। तो इसको कैसे जानेंगे, हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से जानेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन एल। ऑब्वियसली अगर मैंने दूसरे शहर के बारे में बताया तो दूसरे शहर का तो दूसरा बिल्डिंग ही हो जाएगा। मैंने तो तुम्हारे शहर के बारे में बता रहा हूँ ना, जो इलेक्ट्रॉन जिस शहर में रह रहा है उस शहर के बारे में बता रहा हूँ। और उस शहर के वैल्यू के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा, अगर वो शहर बड़ा होगा तो ज्यादा बिल्डिंग्स होगा, अगर वो शहर छोटा होगा तो ज्यादा कम बिल्डिंग्स होगा। ठीक है, तो एल का जो वैल्यू होगा वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव 0 to n-1 वैल्यूज। मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट शेल के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं अगर फर्स्ट शेल के बारे में बात करूं जहां पे n इक्वल टू 1 हो जाता है, ये के शेल है, ठीक है, के शेल में n का वैल्यू कितना होता है 1। अभी इसमें l का वैल्यू कितना से कितना हो सकता है, 0 to n-1, 0 to 1-1, मतलब 0 to 0, मतलब एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 to 0, एल का मतलब वैल्यू आ जाएगा 0। अभी अगर n इक्वल टू 2 के बारे में बात करूं तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 to 2-1, मतलब एल का वैल्यू आ गया 0 and 1। ठीक है, 0 and 1। फिर n इक्वल टू 3 के बारे में अगर बात करूं तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 to 3-1, मतलब एल का वैल्यू आ जाएगा 0, 1 and 2। फिर n इक्वल टू 4 के बारे में अगर बात करूं तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 to 4-1, मतलब एल का वैल्यू आ जाएगा 0, 1, 2 and 3। अभी ये जो 1, 2 and 3 का फंडा है ना, यहां से समझो, यहां से समझो। जीरो मतलब हम लोग बोल रहे हैं एस सबशेल, एस सबशेल, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो के शेल होगा, के एल एम एन लिख दिया मैंने, के शेल जो होगा ना उसमें एक ही शेल नंबर, मतलब n इक्वल टू 1 है, शेल नंबर कितना है 1, और उसमें एक ही सबशेल होगा जो जीरो सबशेल यानी एस सबशेल होगा सिर्फ इसमें। ठीक है, और 1 जो होगा ना वो क्या डिनोट करेगा, पी सबशेल, पी सबशेल, याद रखना। 1 क्या डिनोट करेगा, पी सबशेल डिनोट करेगा। फिर क्या हो गया, फिर आ जाएगा 2, फिर 2 डिनोट करेगा डी सबशेल, एंड 3 क्या डिनोट करेगा, 3 डिनोट करेगा एफ सबशेल, एस पी डी एफ। ठीक है, याद रहेगा, एस पी डी एंड एफ। 0 मतलब एस सबशेल, 1 मतलब पी सबशेल, 2 मतलब डी सबशेल, 3 मतलब एफ सबशेल। अभी एल शेल जो होगा, एल ऑर्बिट जो होगा, एल स्टेशनरी स्टेट जो होगा, उसमें उसका एन का वैल्यू कितना है 2, तो मतलब 0 to 2-1, मतलब 0 और 1, मतलब सेकेंड शेल में एस सबशेल भी होगा एंड पी सबशेल भी होगा। वैसे ही थर्ड सबशेल में 1, 2, 3 मतलब एस होगा, पी होगा एंड डी होगा। एंड फोर्थ शेल में 1, 2, 0, 1, 2, 3 होगा, मतलब एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा एंड एफ भी होगा। ठीक है,
एस होगा, पी होगा, डी होगा एंड एफ भी होगा। ये हो गया हम लोगों का एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में जो कुछ भी जानना होगा। 0 मतलब एस सब शेल, 1 मतलब पी सब शेल, 2 मतलब डी सब शेल, 3 मतलब एफ सब शेल। एंड ये जो कितना शेल सब शेल होगा एक शेल में वो डिपेंड करेगा शेल के एन वैल्यू के ऊपर। एन अगर 1 होगा तो एक ही सब शेल, एन अगर 2 होगा तो दो सब शेल, एन अगर 3 होगा तो 3 सब शेल, एंड अगर एन अगर 4 हो गया तो 4 सब शेल, एस, एस पी, एस पी डी एंड एस पी डी एफ। ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अभी नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट में क्या आ गया हम लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? एम से, याद रखना। अभी ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे? मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल मतलब सिटी, एजीमुथल मतलब बिल्डिंग नंबर, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब बिल्डिंग का फ्लोर। अभी बिल्डिंग तक तो हम लोग पहुंच गए, अभी बिल्डिंग के फ्लोर तक जाना है। कौन से फ्लोर में होगा? तो इंडिकेट्स द ऑर्बिटल्स दैट इज प्रेजेंट इन द गिवन सबशेल। इंडिकेट्स द ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है। वो एक सबशेल के अंदर, जो मैंने बोला था ना, सबशेल के अंदर भी रूम्स जैसा होता है, वो होता है ऑर्बिटल्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड इज वैल्यू डिपेंड्स ऑन एल। ठीक है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का किसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करता है? शेल नंबर एन के ऊपर वैल्यू डिपेंड करता है। मतलब एन का ऊपर डिपेंड करता है एल का, एंड एल के ऊपर डिपेंड करता है फिर से एम का। एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम का वैल्यू डिपेंड करता है एल के ऊपर, एंड एल का वैल्यू डिपेंड करता है एन के ऊपर, शेल नंबर के ऊपर। तो क्या बोला है? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम कैन हैव वैल्यू फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। ये है माइनस एल टू प्लस एल। जितना भी वैल्यू होगा एम का, उसके ऊपर डिपेंड करके माइनस एल टू प्लस एल होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में क्या क्या इसके इससे लेके हम लोग क्या समझ सकते हैं? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा समझो। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एस सबशेल के बारे में बताया। ठीक है, एस सबशेल, एस सबशेल, एस सबशेल मतलब जीरो। एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे? इसका मतलब है ना एल का वैल्यू, एल का वैल्यू यहाँ पे कितना है? जीरो। अगर एल का वैल्यू जीरो हो गया, एस सबशेल मतलब एल का वैल्यू जीरो। जीरो मतलब एम का वैल्यू कितना हो सकता है? माइनस जीरो टू प्लस जीरो, मतलब जीरो होगा। माइनस जीरो टू प्लस जीरो मतलब कितना? जीरो। मतलब माइनस जीरो टू प्लस जीरो मतलब जीरो, मतलब जीरो। यहाँ पे ऐसा मत पकड़ो कि जीरो मतलब कुछ भी नहीं। जीरो मतलब कुछ एक वैल्यू होगा। ठीक है, जीरो एक एक वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। जीरो मतलब यहाँ पे वन सबशेल, जीरो मतलब एक सबशेल के बारे में ही बता रहा है ना। तो ये हो गया वन, सॉरी सबशेल नहीं, वन ऑर्बिटल। ठीक है, मैं फिर से तुम लोगों को एक बार रिपीट करता हूँ। चलो पी का देख लेते हैं तो फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पी सबशेल में कितना होगा? पी सबशेल में एल का वैल्यू होता है वन। तो फिर इसमें एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस वन टू प्लस वन। माइनस वन टू प्लस वन जाने के लिए तुम्हें पहले माइनस वन जाना पड़ेगा, फिर जीरो जाना पड़ेगा, फिर प्लस वन में जाना पड़ेगा। अभी ये जो तीन वैल्यू हो गया ना, तीन वैल्यू जो हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा तीन ऑर्बिटल्स। अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में चमक रहा है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि ये जो जीरो है उसका मतलब वैल्यू नहीं है। जीरो मतलब एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जीरो ऑर्बिटल जो होता है वो एक ऑर्बिटल होता है, तो मतलब एक ऑर्बिटल हुआ। अब P में L का वैल्यू वन है तो M का वैल्यू माइनस वन टू वन, मतलब माइनस वन, जीरो, प्लस वन, तो फिर थ्री ऑर्बिटल हो गया है, जहाँ पे माइनस वन एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो फिर से एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, एंड प्लस वन एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर डी सबशेल के बारे में जानेंगे तो L हो गया टू, तो फिर M का वैल्यू कितना आ जाएगा? M का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू टू प्लस टू। अभी माइनस टू टू प्लस टू जाने के लिए पहले माइनस टू लेना पड़ेगा, फिर माइनस वन, फिर जीरो, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू। अभी काउंट करके देखो कितना कितना हो गया, कितना हो गया? फाइव हो गया ना, फाइव ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। पी के अंदर तीन ऑर्बिटल है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किससे कौन सा डिनोट होता है? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, याद रहेगा। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एंड डी के अंदर पांच ऑर्बिटल रहता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई,
सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई, नीचे एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है, ये हो गया तीन। फिर आ जाएगा डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पांच ऑर्बिटल। फिर एफ जब देखोगे, एफ एफ में कितना होगा, काउंट करके बताना मुझे, एफ में कितना होगा, एफ एफ सबशेल में कितना हो जाएगा वैल्यू, वो तुम्हें काउंट करके बताना है। एफ सबशेल के बारे में जो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं बताना है, वो तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेगा, या फिर तुम्हें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सिर्फ एस पी डी का याद रखना, एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है तो उसको एस से ही हम लोग डिनोट कर देते हैं। पी में तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तो उसके लिए अलग अलग पी एक्स वाई जेड से मतलब डिस्क्राइब करते हैं। फिर डी में कितना ऑर्बिटल है, पांच ऑर्बिटल है, मतलब पांच रूम है, तो हर एक रूम का अलग अलग नाम दिया हुआ है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ इंडिकेशन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। अभी स्पिन क्वांटम नंबर समझने के लिए थोड़ा सा फिर से इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब वो किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के स्किन के बारे में, मतलब सॉरी स्पिन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूक्लियस के, चलो ये मान लो न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस के आसपास जब वो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, तब वो ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर देखेंगे तो तब वो ऐसे भी घूम सकता है, मतलब वो खुद में ही रोटेट करेगा, एक तो रेवोल्यूशन करेगा और फिर खुद में ही रोटेट करेगा, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। ये चलो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो एक स्पिन आ जाएगा, और या फिर ये ऐसे भी घूम सकता है, उल्टा भी घूम सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी घूम सकता है या फिर ऐसे भी घूम सकता है, डिपेंड करेगा अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको एक अगर तुम लोग एनालॉजी या फिर मेटाफोर से समझने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि हम लोगों का अर्थ जो है वो सन के आसपास भी पहले घूम रहा है, रेवोल्यूशन, एंड वो खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है, वो अब खुद के एक एक्सिस पे घूम रहा है। ये अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सिस है ना, जैसे कि अर्थ का एक एक्सिस होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पर भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग अर्थ को, हम लोग अर्थ हमारा रोटेट भी हो रहा है और फिर रिवोल्यूशन भी हो रहा है, सन के चारों ओर भी घूम रहे हैं और फिर अपने एक्सिस के चारों ओर भी घूम रहे हैं। ये जो है, इसी एनालॉजी के साथ तुम एक इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का दो स्पिन हो सकता है, एक हो सकता है क्लॉकवाइज कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस में घूम रहा है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अभी उसके ऊपर हम लोगों का वैल्यू डिपेंड करता है, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर अगर मान लो कि वो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो उसका वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ, और उसका साइन होता है, अगर साइन से भी कभी कभी दिखा देते हैं अप साइन से, ठीक है, अप साइन ऊपर की तरफ अगर पॉइंट कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा होगा तो उसका कैसे डिनोट करते हैं, माइनस हाफ से, एंड इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, शायद याद रहेगा, है कि नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो अभी ये जो चार नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये चारों को लेके ही तुम एक प्रिसाइजली एक इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में बात कर सकते हो। एंड यही सब चीजें हैं, यही जो क्वांटम नंबर्स है ना, इसी को लेके ही हम लोगों का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। इसको थोड़ा हम लोग और डेप्थ में बाकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th में नहीं, अगर तुम लोग केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स को लेके पढ़ते हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन करते हो, तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि इसके बारे में और थोड़ा भी चीज़ें है, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए कि क्वांटम नंबर्स के साथ उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो यहीं पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो जाता है खत्म। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोगों को नहीं बताया, अभी हम लोग भी ढूंढ रहे हैं अगर इसमें ड्रॉबैक्स है कि नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ देखेंगे, एक्स्ट्रा मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स फील होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे लिखते हैं, वो सब देखेंगे। अभी क्वांटम नंबर्स का पोर्शन हो गया खत्म, नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा एक नोट्स लिखेंगे, ठीक है, नोट्स कुछ लिखेंगे।
नोट्स में क्या लिखेंगे, पहले एक नोट लिख लो कि अगर तुम्हें एन पता है, एन मतलब सब शेल, सॉरी एन मतलब शेल, शेल नंबर तुम्हें पता है, फिर तुम एन से डायरेक्टली तुम निकाल पाओगे, अगर तुम इसका स्क्वायर कर दोगे ना, एन स्क्वायर कर दोगे, अगर एन शेल नंबर है तो उसको अगर स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एन को अगर स्क्वायर कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाएगा, और उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 2n स्क्वायर कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक अगर 2 शेल नंबर है, शेल नंबर अगर है 2, फॉर एग्जाम्पल अगर शेल नंबर हो गया n इक्वल टू 2 हो गया ना, तो फिर अगर इसको हम लोग n स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, कितना ऑर्बिटल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ जाएगा, 4। ऑब्वियसली एक होगा 1s, एक होगा 2s, एक होगा 2, सॉरी 4 ऑर्बिटल आ जाएगा, एस एंड पी, एस का एक, पी का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8, 8 हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और भी बात करेंगे, सिर्फ अभी नोट्स में लिख लो कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग मतलब किस चीज़ से किस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि डायरेक्टली हम लोग शेल नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं। अभी सेम चीज़ हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से भी कर सकते हैं, अगर हमें एल पता है। ठीक है, एल मतलब सब शेल के बारे में अगर पता है, सब शेल नंबर अगर हम लोगों को पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिटरमाइन करने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए 2l+1। अगर 2l+1 कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगा। एंड अगर हम लोग इसी में एक 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2l+1, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी अगर तुम लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से अगर देख रहे होगे ना, एक चीज तुम्हें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जैसे भी हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, उसका डबल हो जाता है। जितना भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा उसका डबल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, 2l+1 दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, उसका डबल। 2l+1 से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो निकल गए, देन 2 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। मतलब हर ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जितना ऑर्बिटल नंबर होगा उससे डबल। अगर 2 ऑर्बिटल है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 ऑर्बिटल होगा तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 ऑर्बिटल होगा तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि 4 अगर ऑर्बिटल्स हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब हर ऑर्बिटल में, थर्ड नोट लिखो, ईच ऑर्बिटल can have 2 electrons मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कैरी कर सकता है हर एक ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट मोर देन दैट, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा अभी इलेक्ट्रॉन्स के कैसे फील होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला जो रूल होगा वो हो गया n+l रूल। n+l रूल क्या बोलता है, n+l रूल क्या बोलते हैं, जो n वैल्यू होगा ना, सपोज हम लोग अगर सबशेल 1s के बारे में बात करते हैं, 1s में n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 1 एंड l का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, 1s में यहाँ पे 1s लिखता हूँ, 1s में n का वैल्यू हो गया 1, l का वैल्यू हो गया 0, तो फिर n+1 का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर सेम 2s के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 2, l का वैल्यू हो गया 0, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। लोअर द n+l वैल्यू लोअर विल बी इट्स एनर्जी, तो एनर्जी किसका लो हो गया, इसका 1s का एनर्जी लोअर देन 2s। ये हो गया पहला पॉइंट, याद रखना कि लोअर द n+l वैल्यू लोअर विल बी इट्स एनर्जी। सिमिलरली अगर तुम लोग देखोगे सपोज 3s या फिर 3p के बारे में देखोगे, सपोज 3s ले लेते हैं।
ठीक है, सेम ऑर्बिटल सेम शेल में देखते हैं। चलो 3s and 3p, ठीक है। इसका एन वैल्यू कितना आ जाएगा, एन वैल्यू तो 3 आ जाएगा, दोनों ही सेम शेल में है, लेकिन एल वैल्यू चेंज हो जाएगा। एस मतलब एल वैल्यू 0, पी मतलब एल वैल्यू 1। थोड़ी देर पहले ही मैंने कराया है, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। एस एल वैल्यू मतलब 1, पी मतलब 1, सॉरी एस मतलब 0, पी मतलब 1, डी मतलब 2, एफ मतलब 3। ये हो गया एल वैल्यूज। अभी एल वैल्यूज क्या हो गया, 0 and 1 हो गया, तो इसका एन प्लस एल वैल्यू कितना आ जाएगा, एन प्लस एल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे एन प्लस एल वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब 3s इज लोअर इन एनर्जी देन 3p। याद रहेगा। अब ये चीजें बाद में भी तुम लोगों को यूज होगा, कैसे, जब इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप के बारे में हम लोग देखेंगे तब हमको ये यूज करना पड़ेगा, उसके एनर्जी के टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि जितना लोअर एन प्लस एल वैल्यू होगा, लोअर होगा उसका एनर्जी। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे भी होगा जिसका सेम एन प्लस एल वैल्यू होगा, तो उसमें क्या देखना पड़ेगा, जिसका एन वैल्यू कम होगा उसका लोअर एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं 2p and 3s। चलो 2p and 3s के बारे में देखते हैं। अभी इसका एन वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एन वैल्यू आ जाएगा 2, इसका एन वैल्यू आ जाएगा 3। एल वैल्यू पी के मामले में एल का वैल्यू होगा 1, एंड एस के मामले में एल का वैल्यू होगा 0। अभी अगर दोनों को हम लोग एन प्लस एल करेंगे तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, दोनों का एन प्लस एल वैल्यू आ गया है सेम, एन प्लस एल वैल्यू आ गया है सेम। अगर एन प्लस एल वैल्यू आता है सेम, तो देखना पड़ेगा एन वैल्यू किसका कम है, एन वैल्यू किसका कम है, एन वैल्यू इसका कम है, 2 का कम है, 2 का एन वैल्यू कम है, इसका मतलब 2p इज लेस इन एनर्जी देन 3s। एक और एग्जाम्पल चाहिए, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल, चलो 3p and 4s ले लेते हैं। नहीं नहीं, चलो d का कुछ करते हैं, 3d and 4p करते हैं। चलो 3d, नीचे लिखता हूँ 3d and 4p। चलो n का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर l का वैल्यू d, मतलब l का वैल्यू आता है d, मतलब l का वैल्यू कितना आता है 2, एंड 4p मतलब यहाँ पे l का वैल्यू आ जाता है 1, p का वैल्यू आ जाता है 1, n प्लस l वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 5, यहाँ पे भी आ जाता है 5। लेकिन n का वैल्यू किस में कम है, n का वैल्यू किस में कम है, 3d में कम है, तो मतलब 3d का एनर्जी कम होगा 4p के मुकाबले में। 4p के साथ अगर उसको कंपेयर करोगे तो 3d का कम आ जाएगा। जिसका n वैल्यू कम होगा, अगर सेम आता है तो फिर उसका n प्लस एल वैल्यू, उसका एनर्जी भी कम होगा। और अगर n प्लस एल वैल्यू डायरेक्टली लोअर हो जाता है किसी के साथ, तो फिर तो डायरेक्ट ही आ जाता है। यही 2 पॉइंट n प्लस एल वैल्यू के बारे में बताता है। चलो अभी नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अभी क्या आता है, अभी हम लोगों का आता है ऑफ प्रिंसिपल। अब ये ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ये हम लोगों को एक्चुअली इसमें हेल्प करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप होगा ना, वो कैसे फिलअप होगा, जो कौन से शेल में या फिर कौन से ऑर्बिटल में या फिर कौन से सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएगा, फिर कौन से इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन से शेल या फिर सब शेल या फिर ऑर्बिटल जो भी बोल रहे हो, कहाँ से पहले जाएगा, वो डिटरमाइन करेगा ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इनका, in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। ठीक है, in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। मतलब पहले तो हम लोगों ने ये ही पता कर लिया कि 1s 2s इसका एनर्जीज कौन सा किसका लोअर होगा, सेम वैल्यू अगर n प्लस एल रहता है तो किसका लोअर होता है, ये सब तो हम लोगों ने पता कर लिया। अभी क्या होता है, जो ऑब्वियसली जो फर्स्ट शेल जो होगा 1, जिसका वैल्यू आ जाएगा वो तो सबसे पहले फिलअप होगा 1s। ठीक है, अभी 1s मतलब 1 में सिर्फ एक ही सबशेल है, इसलिए मैंने 1s डायरेक्टली लिख दिया। 2 में कितना सबशेल है, 2 में 2 सबशेल है, एक होता है 2s, एक होता है 2p। देन 3 में कितना सबशेल होगा, 3 में 3 होगा, 3s 3p एंड 3d। ठीक है, अभी नेक्स्ट 4 में कितना होगा, 4 में 4 होगा, 4s 4p 4d 4f ऐसा होगा। फिर 5 में भी ऐसा ही आ जाएगा, 5s 5p 5d 5f एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अभी ये जो ऑर्बिटल्स जो फिलअप होगा ना, वो एक ऐसे बुक में भी अगर तुम लोग देखोगे एक डायग्राम की तरह दिया हुआ है कि कैसे फिलअप होगा। पहले चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ पेन का।
पहले ये शुरू होगा 1s से, पहले क्या फिलअप होगा 1s, देन 1s से फिलअप होके फिर से फिलअप होगा 2s, देन आ जाएगा ऐसे करके रुको, ऐसे करके आ जाएगा 2p, फिर 2p को फिलअप करने के बाद आ जाएगा 3s, ठीक है, 3s के बाद आ जाएगा 3p, 3p, देन आ जाएगा 4s, ठीक है, देन आ जाएगा 4p, मतलब 4p पहले फिलअप होगा, किसके पहले, 3d के पहले, फिर 4p के बाद आ जाएगा 3d, नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 3s के बाद आता है 3p, ठीक है, एंड 3d फिलअप नहीं होगा, पहले हो जाएगा 4s, 4s के बाद 3d फिलअप होगा, देन आ जाएगा 4p, देन आ जाएगा 4p, 4p के साथ साथ 5s फिलअप हो जाएगा, 5s के बाद फिलअप होगा 4d, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 4d के बाद 5p, फिर से 5p के बाद आ जाएगा एक्चुअली 4f, 5p के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ से 4f में, 4f के बाद आ जाएगा 5d, फिर 6p, ठीक है, 7s ऐसा आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएंगे 6d, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये जो फिलअप होगा ना, ये जिगजैग लाइन में जो फिलअप है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली में क्या होगा, पहले 1s फिलअप होगा, फिर आ जाएगा 2s, फिर 2p, फिर आ जाएगा 3s, 3p, 4s, 3d, 5p, सॉरी 4p, 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 5s, 4d, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक पढ़ने से तुम लोगों को हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ना, इसका जगह अगर n प्लस एल वैल्यू निकाल लोगे ना, तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि n प्लस एल वैल्यू अगर तुम लोग निकाल लोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा कैसा होता है। n प्लस एल वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू अगर हम लोग निकाल देंगे, 1s का निकालेंगे तो 1 0 1, 2s का निकालेंगे तो 2 0 2, 2p का निकालेंगे तो 2 1 3, देन 3s का निकालेंगे तो 3 0 3, क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन n का वैल्यू इसका कम है, मैंने बोला था लास्ट, यहाँ पे n प्लस एल रूल में, n प्लस एल रूल में सेकेंड नंबर पॉइंट में जिसका n वैल्यू कम होगा उसका कम होगा, तो इसीलिए 2p का वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए 2p पहले फिलअप होता है, जिसका एनर्जी कम होगा वो पहले फिलअप हो जाएगा, 2p का एनर्जी कम है 3s के साथ, तो 2p पहले फिलअप हो जाएगा एंड 3s बाद में, देन 3p, 3p में कितना होगा, 3 एंड 1 4, एंड 4s में कितना आ जाएगा, 4 एंड 0 4, फिर से ये जो 4 एंड 4 का फंडा है, फिर से तुम लोग समझ लो कि p 3p में कौन सा शेल के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड शेल में, इसलिए इसका n वैल्यू कम है, इसलिए ये पहले फिलअप होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3p पहले 4s बाद में, 2p पहले 3s बाद में, ऐसे ही जैसे कि ये यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू को लेके ही हम लोगों ने ये जिगजैग लाइन डिटरमाइन किया, यही ऑफ प्रिंसिपल है, ये जो n प्लस एल रूल है ना, यही ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि जैसे ही n प्लस एल रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू कम आ जाएगा वो कम हो जाएगा, उसका एनर्जी कम हो जाएगा तो उसका फिलअप भी पहले हो जाएगा, जिसका एनर्जी कम उसका फिलअप पहले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हुन्स रूल, नहीं हुन्स रूल से पहले हम लोग छोटा सा और एक नोट लिखेंगे, किसका नोट लिखेंगे, पहले हेडिंग डालो, मैंने यहाँ पे स्लाइड शो में ये नहीं दिया था, नेक्स्ट का हेडिंग देंगे पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो गया हेडिंग, इसका जो डेफिनेशन होगा ना, मैं ये भी लिख देता हूँ, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, no two electrons can have the same, no two electrons can have the same set of four quantum numbers, ये होता है उसके बारे में इसका डेफिनेशन, मतलब इसका मतलब क्या हो गया,
सपोज कोई भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हम मान लेंगे तो उसको हम लोग कौन चार क्वांटम नंबर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक होगा उसका एन, एल, एम एंड एस। अगर मान लो कि वन एस ऑर्बिटल में किसी एक वन एस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, वन एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वन एस में उसका एन वैल्यू तो वन आ जाएगा, एल वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, एम वैल्यू भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन एज वैल्यू जो होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया था, वन ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वन ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक का वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ, जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, और सेम वन, जीरो, जीरो एंड एक का आ जाएगा प्लस हाफ। ऐसा नहीं होगा कि दोनों का ही प्लस हाफ आ गया, दोनों का ही प्लस हाफ आ गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिटी को हम लोग ये चार क्वांटम नंबर से डायरेक्टली हम लोग उसके आइडेंटिटी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो मैटर they belong to the same orbitals or not, they belong to the same shell or not, no two electrons can have the same set of, चार ही क्वांटम नंबर दोनों का सेम नहीं होगा। जैसे अगर तुम लोग 2s के बारे में ही सोच लो, 2s में क्या हो जाता है, इन का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, एल का वैल्यू जीरो, एम का वैल्यू जीरो, यहाँ पे माइनस हाफ, एंड 2s में और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, टू, जीरो, जीरो एंड प्लस हाफ। देखो कि ये दोनों में भी डिफरेंस है, ये दोनों में भी डिफरेंस है, ये दोनों में भी डिफरेंस है, सब में डिफरेंस होगा। 2p के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो n का वैल्यू कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अभी p ऑर्बिटल बहुत सारा l वैल्यूज लेके चलता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था। क्या देखा था, यहाँ पे देखो, p ऑर्बिटल में, p सबशेल में कितना वैल्यूज हो सकता है, जीरो, वन, दो दो हो सकता है। मतलब p में वन तो होगा l का वैल्यू, लेकिन m का वैल्यू तो सॉरी, हाँ, वन तो होगा उसका एल का वैल्यू, लेकिन एम का वैल्यू कितना हो सकता है, एम का वैल्यू जीरो हो सकता है। अगर वन भी हो गया तो एल का वैल्यू माइनस वन भी हो सकता है, एंड अगर वन हो गया पी में तो उसका वैल्यू प्लस वन भी हो सकता है। और यहाँ पे भी दो दो हो सकता है, एक होता है माइनस हाफ, एक होता है प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ, एक होता है प्लस हाफ, फिर से एक होता है माइनस हाफ, एक होता है प्लस हाफ। तो मैंने क्या बोला था, पी सबशेल में कितना ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, छह हो सकता है। देख लो, यहाँ पे एक हो गया इसका, दूसरा हो गया इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठा इसका, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। लेकिन ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी का एम वैल्यू चेंज हो रहा है, किसी का एस वैल्यू चेंज हो रहा है। अभी वन और टू में अगर कंपेयर करोगे तो एन वैल्यू ही चेंज हो गया, अगर एस और पी में कंपेयर करोगे तो एल वैल्यू चेंज हो जाएगा, पी में अगर कंपेयर करोगे तो एम वैल्यू चेंज हो सकता है, एस वैल्यू चेंज हो सकता है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। इसी को नजर में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं, वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर बहुत सारा ऑर्बिटल्स है जिसका सेम इक्वल एनर्जी है, then electron distribution takes place in such a way that there should be maximum number of unpaired electron, there should be maximum number of unpaired electrons। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, सपोज यहाँ पे हम लोग इक्वल के बारे में थोड़ा पहले से देख लेते हैं। यहाँ पे है देखो, 2p और 3s में इक्वल ऑर्बिटल्स है, मतलब इक्वल एनर्जी है, इक्वल एनर्जी है, ऑलमोस्ट सेम, मतलब n प्लस एल वैल्यू आ रहा है। अभी इनका जो होगा ना, सपोज p ऑर्बिटल्स जो हो गया, सपोज जो p ऑर्बिटल्स हो गया, p ऑर्बिटल्स कितना होता है, थ्री होता है। p सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है, थ्री सबशेल होता है। अभी अगर किसी में अगर इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को देना है, सपोज हमारे पास है, चलो मान लेते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हमारे पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स है। तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक अप, यहाँ पे एक डाउन, मतलब यहाँ पे एक का वैल्यू प्लस हाफ एंड एक का वैल्यू माइनस हाफ दे सकते हैं, और यहाँ पे एक दे देते हैं प्लस हाफ, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। लेकिन ऐसे एक्चुअली में दे नहीं सकते, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हुन्स रूल क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बन गया, ये एक पेयर हो गया ना, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया ना, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिर्फ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, अगर p ऑर्बिटल्स तीन है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी तीन है, ऐसे करके बिठाएंगे, तीन ही अप बिठा देंगे, पहले ही तीन ही अप बिठा देंगे, और हमारे पास कितना अनपेयर्ड बन गया, हमारे पास बन गया थ्री अनपेयर्ड।
ऑब्वियसली इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता तो यहाँ पे एक बैठता, 5 रहता तो यहाँ पे एक बैठता, 6 रहता तो यहाँ पे एक बैठता। हमारे पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही, 3 अनपेयर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल से हम लोग बना सकते हैं। यही हून्स रूल बोलता है कि अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे बैठेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट करके अगर यहाँ पे आ गया सपोज, तो फिर क्या हो जाएगा, दो, सिर्फ कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, हुन्स रूल क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो यहाँ पे 4 ऐसा आ जाएगा एंड 2 खाली रह जाएगा। ठीक है, ये बोलते हैं। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स था एंड ये रॉन्ग भी है। 3 इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा, ऐसा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा होगा, 3 अनपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने ले लिया। ये हो गया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया। अभी तुम लोगों को पता चल गया कि कैसे लिखना है, कैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। ठीक है, अभी तुम लोग अगर अपने बुक्स में देखोगे ना, बुक्स में चैप्टर के लास्ट में समरी के पहले ही जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी बहुत सारे एलिमेंट्स का, आई थिंक 110 या फिर 11 तक एलिमेंट्स का वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दिया हुआ है। जैसे कि मैं 2-3 का एग्जांपल दे देता हूँ 2-3। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन अगर पकड़ लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो तो सिर्फ 1s1 ऑर्बिटल में ही रहेगा। हीलियम में कितना हो गया, हीलियम में कितना आ गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर 1s2। मतलब यहाँ पे जो 1 और 2 का जो वैल्यू है ना, ये मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, एक एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही हो सकता है। हीलियम में अगर 2 फिलअप हो गया एस में, तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लिथियम में कितना होगा, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो लिथियम में अगर 3 हो गया तो ऑब्वियसली एस में तो फिलअप नहीं हो सकता, फिर उसको एक नया शेल ऐड करना पड़ेगा। 1s2 तो फिलअप हो गया, फिर अभी चाहिए उसको 2s हो गया 1। फिर फोर्थ में क्या आ जाता है, बेरिलियम। बेरिलियम में क्या क्या हो गया, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s ऑर्बिटल ले गया, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, 2s2। अभी जो पांचवा है, पांचवा कौन सा है, बोरोन है। ठीक है, पांच कौन सा है, 5 इलेक्ट्रॉन वाला बोरोन। अभी बोरोन में क्या हो गया, 1s2, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी उसको चाहिए और एक, तो 2s2 के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, हमको पता है 2p आ जाएगा एनर्जी के मामले में। ठीक है, तो फिर 2p में कितना आ जाएगा, 2p में 1। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग बाकी का भी लिख सकते हो। अगर कार्बन का लिखना चाहो 6, तो क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2। फिर पी में कितना जाएगा, पी में 3, 4, 5, 6 हाईएस्ट तक जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ 2-3 और। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, 9, 10। नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4। फिर फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5। नियॉन का 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, फिर नियॉन के बाद कौन सा आ जाएगा, सोडियम, सोडियम Na, सोडियम का 11, 11 का क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2। अभी 2p6 भी फुल फिलअप हो जाएगा। अगर 2p6 फिलअप हो गया तो हमें क्या चाहिए, 3s1, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था 2p6 के बाद क्या आता है, 2p अगर 6 फिलअप हो जाए तो, 2p अगर 6 फिलअप हो जाए तो 3s आ जाता है, फिर उसके बाद 3p आ जाएगा। अभी ये जो लिस्ट है ना, तुम्हारे बुक के लास्ट में भी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि तुम लोग एक बार पूरा एक लिस्ट बना लो, अप टू 30 एलिमेंट्स बना लो, अप टू 30 बना लो, सपोज जिंक तक बना लो। और फिर देखना उसमें दो तीन एक्सेप्शन भी होगा, जैसे कि क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम के मामले में होना चाहिए 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6। ठीक है, देन लास्ट में होना चाहिए 3p6 एंड 3d
उसको होना चाहिए 3D4, लेकिन यहाँ पे 3D4 नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे 3D4 नहीं होता, यहाँ पे हो जाता है 3D5। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। 2 2 4 6 10 11 12 12 एंड 6 18 18 18 एंड 5 इज 23, और एक चाहिए इसलिए हो जाता है 4s1। ठीक है, 4s1 हो जाता है। एंड देन और एक देखना कॉपर का, जिंक के ऊपर ही है कॉपर। कॉपर 29 का क्या होता है, 1s2। यहाँ पे उसका 3D6 होना चाहिए था लेकिन नहीं होता, या फिर 4s2 लिख के यहाँ पे 3D4 हो जाता है एक्चुअली, 3D4 एंड 4s2, लेकिन वहाँ पे 4s1 हो जाता है और 3D5 हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना, एक्सेप्शन। और कॉपर भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन 3D, उसको 9 होना चाहिए था, 3D 9 होना चाहिए, एंड देन 4s2 होना चाहिए था 3D 9 एंड 4s2, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 3D10। अरे चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, 3D10 और 4s बन गया 1। ये दोनों एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के भी दो तीन और एक्सेप्शन होगा, जैसे कि मोलिब्डेनम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, पैलेडियम। ठीक है, फिर आ जाएगा एजी, एजी मतलब सिल्वर। ठीक है, ये सब भी एक्सेप्शन है, वो सब देख लेना, लेकिन 30 तक याद करने से हो जाएगा। 30 तक तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा, और बाकी का तुम लोग लिख लोगे अपने कॉपी में। ठीक है, और अगर नहीं लिखते तो बुक के पीछे समरी के पहले इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के लास्ट एंड में, ऐसा नहीं बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में तुम्हें मिल जाएगा, वहां से तुम लोग देख सकते हो कि कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि तुम लोग ऐसा एक चार्ट बना लो, तुम्हें भी रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट और एक टॉपिक तुम लोग लिखोगे, टॉपिक का नाम आ जाएगा ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिंपल चीज़ है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या है, इसके बारे में ना थोड़ा डेफिनेशंस आता है, मैंने PYQ में देखा है ऑर्बिटल्स के बारे में डेफिनेशंस आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन क्या है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, the space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। ये हो गया ऑर्बिटल का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ही आता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ ऑर्बिटल का डेफिनेशन आ सकता है, जहाँ पे मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो स्पेस रहेगा ना, उसको तो हम लोग ने डिवाइड कर दिया शेल, सब शेल, ऑर्बिटल में। अभी ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का। जैसे कि मैंने क्या थोड़ा एग्जांपल में क्या बताया था, इस तुम्हारा कोई दोस्त आता है तुम्हारे शहर में, और तुम्हारा नाम से कोई उसको कोई वो किसी को पूछ लिया कि तुम्हारा नाम से कि वो कहाँ पे रहता है, तो वो डायरेक्टली तो नहीं बता पाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो बता पाएगा। लेकिन वो अगर तुम्हारे ही फ्लोर में आ गया, तुम्हारे ही रूम में आ जाए और तुम्हारे ही नाम से पुकारे, तो तुम ही तो उसको मतलब बोलोगे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर तुम सिटी में हो, मतलब शेल में हो, तो प्रोबेबिलिटी कम है, अगर सब शेल में हो तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम ही है। फिर अगर तुम्हारे ऑर्बिटल्स में हो तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यही मैंने बताया कि ऑर्बिटल्स के बारे में। अभी ऑर्बिटल्स के थोड़े शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये हो गया एस ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम्स जो है ना, ये सब याद करना पड़ेगा। एस ऑर्बिटल्स जो होता है ना, वो स्फेरिकल होता है, याद रखना, बॉल शेप का होता है, स्फेरिकल होता है। और ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये क्या था, 2p x, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, 2p x एंड 2p y, 2p y। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स कौन से शेप का होता है, पी ऑर्बिटल्स होता है डम्बल शेप का, याद रखना, डम्बल शेप का होता है। डंबल देखा है ना जिम में जो यूज करते हैं वेट ट्रेनिंग के लिए, उसी शेप का होता है। ऐसा एक और ऐसा एक लोब, ऐसा एक लोब एंड
ऐसा एक लोब, ठीक है। ये होता है पी ऑर्बिटल का शेप। सिमिलरली ये पी ऑर्बिटल कितना था हम लोगों का, 3 था, पी एक्स पी वाई एंड यहाँ पे है पी जेड। ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। ये भी क्या शेप है, डम्बेल, ठीक है। अभी जो डी ऑर्बिटल्स है ये 3 हो गया डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स क्या हो गया, डी ऑर्बिटल्स। कौन सा था, ये हो गया डी, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, मैंने पी लिख दिया गलती से। ये हो जाएगा डी ऑर्बिटल्स। पहले वाला कौन सा होगा, डी, दो एक्सिस के बीच में है। कौन से दो एक्सिस के बीच में है, दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को, कौन से दो और एक्सिस के बीच में है, ये है एक्स एंड जेड के बीच। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आ जाएगा डी जी एक्स एंड डी एक्स एंड जेड, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये दो लोब्स किसके बीच में है, ये दो लोब्स किसके बीच में है, ओ चलो मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, देखा, ये एक्चुअली आ जाएगा डी एक्स जेड नहीं, डी वाई एक्स होगा ना, हाँ, ये आ जाएगा डी एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स में है एंड वाई के बीच में है, तो ये हो गया डी एक्स वाई। एंड ये एक्स एंड जेड के बीच में है, तो ये हो गया डी एक्स जेड। एंड ये किसके बीच में है, ये है वाई, वाई एंड जेड के बीच में, तो ये हो गया डी वाई जेड, जेड वाई जो भी लिख लो, डी वाई जेड। डी ऑर्बिटल्स का शेप जो होता है ना वो डबल डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल, देख ही सकते हो, दो ऐसा लोब्स का होता है, ये एक लोब बन गया, दो लोब्स का बन के एक डम्बल, और ये दो लोब्स बन के एक डम्बल बन गया, ठीक है। एक्स वाई जेड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्स वाई जो होगा ना वो ऐसा होगा, फिर एक्स जेड जो होगा वो ऐसा होगा, वाई जेड जो होगा ऐसा होगा। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली डी एक्स डी वाई डी जेड इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पी और एस का ही इंपॉर्टेंट होता है। और दो भी है, डी एक्स वाई में कितना ऑर्बिटल्स में कितना ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 के बारे में बताया, बाकी का 2 ये हो गया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स एंड वाई ऑर्बिटल्स, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीचों बीच है, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड ये हो गया, ये एक रिंग क्लाउड हो गया, और ये एक डम्बल शेप का हो गया, ये एक डम्बल शेप का हो गया, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर में जेड और जेड कोऑर्डिनेट में ज्यादा है और बाकी का रिंग स्ट्रक्चर में है, तो ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डी डी ऑर्बिटल्स के बारे में, डी ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में। अभी इसको छोड़ के भी एफ ऑर्बिटल्स का बहुत सारा शेप्स होता है। एफ ऑर्बिटल्स में कितना होता है, 7, ठीक है, 7 होता है, मतलब -3 -2 0, सॉरी -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ऑर्बिटल्स होता है। 7 ऑर्बिटल्स का 7 शेप्स होता है, एंड वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी के लिए हम लोगों का सिलेबस का बाहर है, वो हम लोगों के सिलेबस के बाहर है। हम लोगों को एफ ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं जानना, हम लोगों को कितना जानना है, डी ऑर्बिटल्स के बारे में एंड पी ऑर्बिटल्स के बारे में एंड एस ऑर्बिटल्स के बारे में। अभी इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म, ये चैप्टर हो जाता है खत्म। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पूरा एटॉमिक थ्योरी का जितना भी था, एटॉमिक मॉडल जितना भी था, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। एटॉमिक मॉडल्स आर कंप्लीटेड, एटॉमिक मॉडल्स आर कंप्लीटेड। फिर क्वांटम नंबर्स भी कंप्लीटेड, वो तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ही आता है, फिर भी अलग से क्वांटम नंबर्स भी कंप्लीटेड। पीछे का जो भी राज था, पीछे का राज, पीछे का बात, पीछे का राज भी कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। ऑब्बा प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, n+n रूल, वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। अभी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी देख लिया, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ यू नहीं, गाना नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये चैप्टर हो जाता है खत्म, एक्सेप्ट हम लोगों का क्या बाकी था,
थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से हम लोग करेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। मैं पहले सोच रहा था कि ये लेक्चर्स पहले खत्म कर लूँ, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसलिए न्यूमेरिकल्स का सेपरेट वीडियो आ जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट का भी न्यूमेरिकल्स का सेपरेट वीडियो आ जाएगा, और इस चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी सेपरेटली एक न्यूमेरिकल्स का डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। जितना भी न्यूमेरिकल्स हो सके उसमें फॉर्मूला फिर से एक बार करा के मैं दिखा दूंगा, लेकिन तुम लोग फॉर्मूलाज लिख जरूर लेना अपने कॉपीज में, ठीक है। ये वीडियो को देख लो, अगर सेकेंड थर्ड लेक्चर भी देखना है तो एक बार फिर से देख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला सिर्फ लिखूंगा, उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं दूंगा। तो इसीलिए अभी ये सब पढ़ लो ताकि न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाए। न्यूमेरिकल्स बहुत ही शॉर्टली आ जाएगा, वो संडे को नहीं आ जाएगा, मिडिल ऑफ द वीक कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी को जानने के लिए अभी से मैं बोल रहा हूँ कि अभी से सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और जो वो बेल आइकन है ना, बेल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि तब तक तुम्हें नोटिफिकेशन चला जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। वो न्यूमेरिकल का भी हो सकता है या फिर नया लेक्चर भी हो सकता है। सब्सक्राइब कर लो, बेल दबा लो, बेल आइकन को दबा लो, और लाइक भी कर दो। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कर दो, और अगर तुम्हारे दोस्त भी थोड़ा केमिस्ट्री को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दो। और तुम्हें अगर नहीं पता होगा तो क्लास 12 का भी हम लोगों ने केमिस्ट्री शुरू कर दिया है। क्लास 12 का लेक्चर्स आ रहा है एवरी ट्यूसडे, क्लास 12 का लेक्चर आ रहा है एवरी ट्यूसडे, ठीक है। क्लास 12 का लेक्चर आ रहा है एवरी ट्यूसडे। हम लोगों ने क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स से शुरू कर दिया है, केमिकल काइनेटिक्स से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अगर तुम क्लास 12 के किसी किसी को पहचानते हो, अगर क्लास 12 का तुम्हें हेल्प चाहिए, या फिर तुम शायद क्लास 12 की हो लेकिन क्लास 11 का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है तो मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो अगर क्लास 12 का भी वीडियोस चाहिए तो वहाँ पे एवरी ट्यूसडे आ रहा है। काइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट इज अपलोडेड नाउ, एंड विल बी द सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे। तो तब तक के लिए ये सब देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दो। जो भी कंफ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डाल दो, मैं तुम्हें सॉल्व करके दे दूंगा। अगर न्यूमेरिकल्स भी होता है, तुम लोगों ने ट्राई किया हो, दे दो, मैं तुम्हें शेयर करके दे दूंगा। और जाने से पहले आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर तुम्हें इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ गो टू द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है क्लास विस्टा @ क्लास विस्टा केमिस्ट्री, ठीक है। @ क्लास विस्टा केमिस्ट्री में तुम्हें क्लास विस्टा केमिस्ट्री में तुम्हें ये सब मिल जाएगा, जितना भी नोट्स है ये सब मिल जाएगा। एज सुन एज द लेक्चर इज अपलोडेड, लेक्चर देख लो, अगर कुछ मिस हो जाए पॉज करके देख लो, अगर कुछ मिस हो जाता है तो टेलीग्राम से ये सब नोट्स तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो अभी के लिए बाय। नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक को, नेक्स्ट संडे को। और अगर शायद तुम्हें सरप्राइज भी मिल जाए, मिडिल ऑफ द वीक में एक न्यूमेरिकल्स का भी लेक्चर आ सकता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय, पढ़ते रहो, बाय बाय।